गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, जिसमें अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका पेपर 2 एजुकेशन एंड आप लोग का लाइव सेशन। आई डोंट नो क्या इंटरनेट में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइव सेशन हो ही नहीं पा रहा है। मैं उसमें डेटा ही नो डेटा करके दिखा रहा है, बार बार अपने फ़ोन से भी कनेक्ट कर रही हूँ बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशन आप लोग को अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज पता नहीं नाइट में मैं क्लास ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, तो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर रही हूँ। तो जो भी आप लोग को डाउट्स वगैरह होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना, ठीक है। आज हम लोग को करना था, आप लोगों का बजटिंग करनी थी, है ना, बजटिंग करना था। उसके अलावा आप लोग का यूनिट 2 का डी सेक्शन करना था। इससे पहले के जो सेशंस है वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों ने प्रीवियस के सेशंस को नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करें, राइट। एंड जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाना। एंड पेपर 2 एजुकेशन के बच्चे, एक व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट कर रखा हुआ है। वहाँ पे डे वाइज एक्टिविटी डे 1 करके स्टार्ट किया है एक एक्टिविटी को, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को एज अ टास्क करनी है, तो वो चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग अभी नहीं जुड़े हो तो जुड़ा जाना वहाँ पे भी। चलो उन्होंने कल कहाँ तक देखा था वो देख लेते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे इंटरनेट इशू कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या दिक्कत है। बजटिंग, ठीक है। हम लोग को बजटिंग करनी थी कल। ये यूनिट 2 का सी सेक्शन है। कल बजटिंग वाला पार्ट रह गया था, तो आज हम लोग पहले बजटिंग करेंगे, देन हम लोग उस पर मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। ये समस्या क्या है आखिर? कुछ ना कुछ समस्या लगेगी है इसमें। आ जाओ मेरा। देखो, बजट की अगर बात करूं मैं, तो बजट क्या है आपका? जैसे कई सारे बजट निकल के आ रहे हैं, आप अभी भी नया नया एक बजट आया है ना। बजट एक क्या है? इज बोथ अ प्लान डॉक्यूमेंट एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। क्वेश्चंस ये एस्टेट में पूछा हुआ है कि बजट क्या होता है। बजट क्या है? आपका एक प्लान डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कीवर्ड्स हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। ये एक प्लान डॉक्यूमेंट है और कंट्रोल मैकेनिज्म है, राइट। ये कैसा है? कंट्रोल है। इट इज अ प्लान डॉक्यूमेंट एज इट प्रोवाइड अ प्रोजेक्टेड फ्यूचरिस्टिक प्लान इन टर्म्स ऑफ मनी। ये प्लान डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में डिस्कस करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मान लो आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट होती है तो उससे पहले एक बजट निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? कि मॉनेटरी टर्म्स को हमको कैसे इसको अरेंज करना है, किस चीज पे कितना पैसा खर्चा करना है, ठीक है। तो हर साल का ऐसे निकलता है यहाँ पे। इट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म एज द बजटरी कंट्रोल इंश्योर्स चेकिंग द परफॉर्मेंस। अब ये देखो, यहाँ पे जो एज प्लान डॉक्यूमेंट का मतलब क्या था, ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक प्लान इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन इट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। जब कंट्रोल मैकेनिज्म की बात करते हैं, एज द बजटरी कंट्रोल इंश्योर्स चेकिंग द परफॉर्मेंस checking the performance against the plan and helps to correct deviation if any from the परफॉर्मेंस टारगेट। तो ये क्या है? कंट्रोल मैकेनिज्म है एक तरीके का। ये जो बजट होता है वो रोड मैप होता है, जितनी भी सर्विसेज को हमें डिलीवर करना है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसके लिए एक रोड मैप पहले से ही यहाँ पे तैयार किया जाता है। It provides an opportunity to request necessary funding for established services as well as a supplemental support for increase use and for the new services. It is a way to track record revenues and reportable expenditure, है ना। ये बेसिकली ये क्या है? ये जब किसी बजट को तैयार किया जाता है तो ये होता है इस सेक्टर में इतना पैसा लगना है, इस वाले सर्विसेज में इतनी चीजें करनी है, इस वाली जो ये वाला प्रोजेक्ट है इसमें इतना पैसा खर्चा करना है। तो ये चीजें होती है। तो बजट कैसा होता है? क्वांटिटेटिव होता है। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं, यूजुअली मॉनेटरी टर्म में विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ये ध्यान रखना, ठीक है। यूजुअली एक होता नहीं, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट निकाला गया है, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए यूजुअली निकलता है और ये क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी होता है, राइट।
करेक्टरिस्टिक्स है, इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उससे पहले ही हम लोग बजट को तैयार कर लेते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें ये काम करना है, उसके लिए इतना बजट एलोकेशन है, इस वाले सर्विसेज पे ये चीज करनी है, इसके लिए इतना बजट एलोकेशन है, ठीक है। तो ये चीज है, इट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड इन फ्यूचर, राइट। जनरली एक्सप्रेस्ड होता है क्वांटिटेटिव फॉर्म में। बजट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज, जहाँ पे आप जब बजट को भी क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। उसका टाइम कितना होना चाहिए, किस तरीके से वो फंक्शन करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हम बजट को यहाँ पे क्लासिफाई भी कर सकते हैं, राइट। कौन कौन से मेथड्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके। देखो जो PYQ है इधर, वहां पे इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। मैं बताती भी जा रही हूँ क्योंकि मैंने जो आपका PYQ का क्वेश्चन डाला हुआ है वहां पे ये चीज मैंने डाली हुई है। और आपके जो भी बजटिंग के मेथड्स होते हैं, लाइन बस्टिंग है, फॉर्मूला बस्टिंग है, कभी कभी तो ऐसे दे देते हैं और कई सारे ऑप्शन दे देते हैं, उसमें एलिमिनेशन का मेथड होता है कि कौन से मेथड ऑफ बस्टिंग है या नहीं है। कभी कभी पूछ लेते हैं जीरो बेस बस्टिंग क्या होता है, PPBS बस्टिंग क्या होता है, ऐसे करके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, मेथड ऑफ बस्टिंग कितने हैं आपके, 1 2 3 4 एंड 5। लाइन बस्टिंग है, फॉर्मूला बस्टिंग है, प्रोग्राम परफॉर्मेंस है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम है, जीरो बेस बस्टिंग है, ठीक है। दीज आर द मेथड ऑफ बस्टिंग। अब एक एक को यहाँ पे समझते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं कि मेथड्स क्या होते हैं बस्टिंग के। लाइन बस्टिंग कैसा होता है, अब इसके दूसरे जो नाम है वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कैसा होता है, इंक्रीमेंटल होता है, हिस्टोरिकल होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बस्टिंग भी इसको बोला जाता है। पहला पॉइंट, ये नाम आपको याद होने चाहिए, इंक्रीमेंटल, हिस्टोरिकल, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर टाइप बस्टिंग भी इसको बोला जाता है। ये क्या करता है, जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो भी हमारा खर्चा होता है, जैसे एक हमने कैटेगरी बना ली, ये 4 कैटेगरीज मैंने बना ली, जो भी हमारा खर्चा होगा इस कैटेगरी में, ठीक है, ये हो जाएगा, इस कैटेगरी में ये हो गया, इस कैटेगरी में इतना खर्चा हो गया, इस कैटेगरी में इतना। तो इसने क्या किया, लाइन बाई लाइन कैटेगरीज में बजट को डिवाइड कर दिया, है ना, लाइन बाय लाइन कैटेगरीज में बजट को डिवाइड कर दिया। तो ये होता है आपका लाइन बस्टिंग, राइट। फॉर्मूला बस्टिंग की बात करते हैं तो बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, जो भी फाइनेंशियल नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उस पे बेस्ड होता है फॉर्मूला बस्टिंग। ब्रॉड होता है, क्विक मेथड होता है, ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट ये कैसा होता है, क्विक मेथड होता है और बहुत सारा टाइम हमारा बचाता भी है। प्रोग्राम बस्टिंग, प्रोग्राम बस्टिंग के लिए बेसिकली 3 तरीके के स्टेप्स होते हैं जो हूवर कमीशन ने प्रोपाउंड किए थे। किसने किए थे, हूवर, अकॉर्डिंग टू द हूवर कमीशन इन प्रोग्राम बस्टिंग देयर आर द 3 स्टेप। पहला स्टेप है आपका स्टेटमेंट ऑफ द एजेंसी ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आपका फुल कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव वेव्स, तीसरा है आपका लॉजिकल सिलेक्शन करना, जो भी मतलब आपको लॉजिकली आप सेलेक्ट करो ना कि कौन सा इसमें से बेस्ट होगा, कौन सा इफेक्टिव होगा, राइट। परफॉर्मेंस बस्टिंग की बात करते हैं, सिमिलर टू द प्रोग्राम बस्टिंग, जैसे ये प्रोग्राम बस्टिंग है, बट द एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम प्रोग्राम टू परफॉर्मेंस। ये भी उसी तरीके से है जो परफॉर्मेंस बस्टिंग है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम पे फोकस किया जा रहा था, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हैं। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम, ये क्या होता है, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम, ये किसने दिया था, USDOD, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, 1961 में इसको प्रोपाउंड किया था, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम को, जहां पे टू की एलिमेंट है आपकी, पहला बजटिंग एंड सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, बजटिंग एंड सिस्टम एनालिसिस, दिस मेथड कंबाइन बेस्ट बोथ प्रोग्राम बस्टिंग एंड, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, समझ में आई बात, ये दोनों का पूरा कॉम्बिनेशन है आपका प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम। और ये तो कंप्लीटली फोकस किस चीज पे करता है, चीजों को प्लान करने पे, है ना, चीजों को प्लान करने पे। जीरो बेस बस्टिंग को, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था, ठीक है, जीरो बेस बस्टिंग किसने दिया था, आपका पैटर फेयर ने दिया था। किसने दिया था, पैटर फेयर ने दिया था। इट रिक्वायर्स थ्रू नॉलेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड ट्रेनिंग चाहिए होती है। कॉमन है किसके साथ, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बस्टिंग सिस्टम, इसके साथ ही बिल्कुल कॉमन है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके साथ कुछ ना कुछ ही मिलता है, बट अपोजिट किसके है, इसके लाइन बस्टिंग के अपोजिट है, और सिमिलर किसके है, इसके सिमिलर है, जीरो बेस बस्टिंग आपका। इट प्लेस एम्फेसिस ऑन द करंट
इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन द करंट एक्टिविटीज रेदर देन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। ये ध्यान रखना, जो जीरो बेस बस्टिंग होती है वो किस चीज पे एम्फेसाइज करती है कि करंट चीजें क्या चल रही हैं आपकी, जो करंट एक्टिविटीज है वो क्या चल रही है, पास्ट में क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। और ये कॉमन किसके साथ है आपका, टीपीबीएस सिस्टम के साथ, एंड अपोजिट किसके है आपके, लाइन बस्टिंग के, ठीक है। समझ में आए जी? डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना आप लोग, ठीक है। चले आगे। ये था आपका 2C यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यही एक सेक्शन बचा था कल के लिए, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए मैंने कल नहीं कराया था, बट आज हो गया ये। अब 2D पे चलते हैं, थोड़ा छोटा सा पार्ट है, फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे रिलेशनशिप देखना है पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन के बीच में, ठीक है। और पर्सपेक्टिव क्या होता है, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन का, लिबरल, कंजर्वेटिव, क्रिटिकल का, कौन कौन सी अप्रोचेस है, बिहेवियरिज्म क्वेश्चन बेसिकली जो पूछे गए आपसे यहाँ से पूछे, बिहेवियरिज्म से, थ्योरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस से, थ्योरी ऑफ रैशनल चॉइसेस से भर भर के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हुए हैं, ठीक है। एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है। जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें हैं यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। पहले समझो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप होता है पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बीच में, समझो इसको। यहाँ पे पूरा इंट्रोडक्शन टाइप का मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं, इतना आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है, समझ रहे हो। मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए एक बार आप इसको रीड करो, बस इसके लिए मैंने इतनी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। Relationship between the politics and education is multifaceted and complex, as politics can significantly influence the education policies, funding and practices, and education can in turn shape political ideologies and civic engagement। अगर यहाँ पे एक लाइन में आपको समझना है क्या रिलेशनशिप होता है पॉलिटिक्स और एजुकेशन के बीच में, तो अपनी कॉपी में सिर्फ ये वाली चीज लिखना, ये वाला जो पॉइंट है, नीचे वाले पॉइंट को अभी मैं बताऊंगी तो वही चीज लिखना, अदरवाइज पूरी स्लाइड को लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन कैसे हैं आपके, मल्टीफेसेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, बहुमुखी है और जटिल है। इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, जैसे पॉलिटिक्स की हम बात करें तो ये जितनी भी हमारे एजुकेशन पॉलिसीज आती हैं उनके लिए जो भी फंडिंग्स होती हैं, है ना, एक तरीके से देखा जाए हमारे एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। हायर एजुकेशन में तो बहुत अच्छे तरीके से ये इन्फ्लुएंस प्रभावित करता है, ठीक है। बट एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का काम क्या है, वो पॉलिटिकल जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं उसको शेप करने का काम करता है, सिविक एंगेजमेंट लेके आता है, ये एजुकेशन का काम होता है। तो पॉलिटिक्स का काम क्या है, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज को, उसकी फंडिंग को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, उसकी प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना, ठीक है, ठीक है। और उसके बदले जो हमारा शिक्षा है, हमारा जो एजुकेशन है, वो राजनीतिक विचारधाराओं और नागरिक जुड़ाव को आकार दे सकती है, ठीक है। वो उसको क्या करती है, जो भी हमारी विचारधाराएं हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, सिविक एंगेजमेंट है, उसको क्या करती है, शेप करने का काम कौन करता है, एजुकेशन करता है। तो ये पॉइंट आपकी कॉपी में होना चाहिए। ऑन द पर्पस ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन इज टू इंस्पायर स्टूडेंट टू टेक ग्रेटर इंटरेस्ट इन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस मीन्स दैट टीचिंग देम अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज एंड इंकरेजिंग देम टू टेक पोजिशन ऑन दोज इश्यूज। मतलब आज के टाइम में फॉर्मल एजुकेशन में सिखाया जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल चीजें हैं वहाँ पे आजकल के बच्चे इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, ठीक है। उनको ये चीज समझाई जा रही है कि पॉलिटिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं, कैसे उन सब चीजों के प्रति बच्चों को अवेयर कराया जाए। तो ये सारी चीजें स्कूल्स में हो रही हैं। इन सो डूइंग पॉलिटिकल एंड एजुकेशन बिकम लिंक टुगेदर। अब ये सारी चीजें करने के लिए हम पॉलिटिक्स को और एजुकेशन को एक साथ क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ वन अफेक्ट द अदर, ठीक है। There are the several factors that influence the relationship between the politics involvement and education। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को और एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस those with more developed cognitive functioning are more likely to take an interest in policy। मतलब जिनका cognitive functioning बहुत अच्छी होती है, ऐसा माना जाता है यहाँ पे। ऐसे कई सारे चीजें हैं, फॉर एन एग्जाम्पल कि जिनका कॉग्निटिव फंक्शनिंग काफी अच्छी होती है वो पॉलिटिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, पॉलिटिकल चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। दो स्टूडेंट गिफ्टेड विद मोर एडवांस वर्बल, और या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनको वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी मिली है, ठीक है, वो और उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, मतलब लोगों को तर्क देने की जो आदत होती है, होता नहीं, जो पॉलिटिकल मेंबर होते हैं लोगों को तर्क बहुत अच्छे से देते हैं, उनकी बोलने की जो क्षमता होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी पॉलिटिकल इश्यूज में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। पहला, जिनकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग अच्छी है। दूसरा, जिनका वर्बल स्किल्स और उनका जो रीजनिंग करने का क्षमता है वो काफी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये, और इसके अलावा
ऐसे लोग जो डिबेट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मतलब डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे स्टूडेंट, या फिर जिनका मेमोरी को मतलब जिनकी मेमोरी बहुत शार्प रहती है, ठीक है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिन तक याद कर रख पाते हैं, तो ऐसे लोग भी पॉलिटिकल इश्यूज में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। तो सिंपल सा ये चीज़ था, तो आप अपने आप से भी समझ सकते हो। सोशो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट फैमिली, ठीक है, जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, छात्र के परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है, वो भी एक तरीके से फैक्टर होती है यहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कौन से बैकग्राउंड से आता है, उसका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसा है, वो भी एक फैक्टर प्ले करता है, एक कारक की तरह होता है इन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। मच लाइक सम प्राइवेट स्कूल्स एंड मोर एडवांस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, politics is usually more accessible to student of wealthier families, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो मतलब ऐसे घराने के लोग जो बहुत ज़्यादा वेल्दी हैं, ठीक है, या फिर उनका पॉलिटिकल कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रहा हुआ है, तो उनको ज़्यादा मौका मिलता है पॉलिटिक्स में आने का, रदर देन ऐसे लोग जिनका जो बहुत डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, बहुत बैकवर्ड क्लास से आते हैं, ऐसे लोगों को बहुत कम मौका मिलता है यहाँ पे। पुअर फैमिली से जो आते हैं उनको बहुत कम मौका मिलता है। फाइनली, द करिकुलम टू विच स्टूडेंट आर एक्सपोज विल डायरेक्टली अफेक्ट द इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल इशूज। उसके अलावा जो स्कूल में करिकुलम बच्चों के सामने आता है, ठीक है, उनके सामने जो करिकुलम उनको दिया जाता है पढ़ने के लिए, वो डायरेक्टली उनको अफेक्ट करता है उनके इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल इशूज, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली नाम आपको याद रखना है। बच्चे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जो करिकुलम होता है, ठीक है, बच्चे की कॉग्निटिव फंक्शनिंग, उसका वर्बल स्किल्स, ठीक है, उसका बोलने की क्षमता, उसका मेमोरी, उसका जो रीजनिंग का क्षमता, ये सारी चीजें, दीज आर द फैक्टर्स। क्या पर्सपेक्टिव है, लिबरल व्यू ऑफ एजुकेशन देखना है हमें, है ना, फिर कंजर्वेटिव, इधर आओ, पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, लिबरल, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल। अगर हम पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो लिबरल होता है, कंजर्वेटिव होता है, क्रिटिकल होता है। जब लिबरल व्यू ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो क्या है, लिबरल एजुकेशन इज एन अप्रोच टू लर्निंग दैट एम्पावर्स इंडिविजुअल एंड प्रिपेयर देम टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। लिबरल जो एजुकेशन है वो क्या होती है, एक तरीके की अप्रोच है जो हम लर्निंग में अप्लाई करते हैं, जिससे हम इंडिविजुअल को एम्पावर कर पाए, उससे प्रिपेयर कर पाए, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जो भी डाइवर्सिटीज हैं, जो भी चेंजेस हैं, उसके साथ वो डील कर पाए, उसके साथ वो डील कर पाए। दिस प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ ब्रॉड नॉलेज ऑफ वाइडर वर्ल्ड like science, culture, society, also in-depth study in specific areas of interest. It helps student to develop a sense of responsibility. ये क्या करता है, sense of social responsibility को develop करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करता है, प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करता है, जिससे वो यूज कर पाए जो भी फील्ड है, जिस फील्ड में है वो। लिबरलिज्म इज अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स विच इंसिस्ट ऑन पॉलिसी। जो लिबरलिज्म है का प्रिंसिपल है वो किस चीज से फोकस करता है, लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एज अ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल ऑफ पब्लिक, ठीक है। लिबरलिज्म का जो प्रिंसिपल है यहाँ पे वो क्या बोलता है, किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, जो लिबर्टी है एक इंडिविजुअल की, वो फर्स्ट और फॉरमोस्ट गोल होना चाहिए पब्लिक के लिए। लिबर्टी इन दिस सेंस, अब ये जो लिबर्टी है इसका मतलब क्या है, लिबर्टी इन दिस सेंस इंप्लाइज लिबरेशन फ्रॉम, लिबर्टी का मतलब क्या है, हमें लिबरेशन, मुक्ति पानी, किससे, रेस्ट्रेंट, पर्टिकुलरली फ्रॉम द रेस्ट्रेंट इम्पोज बाय अथॉरिटेरियन स्टेट। जो अथॉरिटेरियन स्टेट्स हैं, मतलब अब हिंदी में मुझे नहीं पता है अथॉरिटेरियन को क्या बोलते हैं, क्या होता है वो, मतलब जो हमसे ऊपर, हमारे ऊपर जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, अथॉरिटीज है, उनसे हमें यहाँ पे लिबर्टी चाहिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल को। इन फैक्ट इट इज नॉट फिक्स्ड मोड ऑफ थॉट बट एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट विच सीक्स टू एकोमोडेट न्यू आइडियाज इन ऑर्डर टू फेस न्यू सिचुएशन एंड न्यू चैलेंजेस। लिबरलिज्म में दो डायरेक्शंस होती हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। लिबरलिज्म में दो डायरेक्शन होती है, एक इंडिविजुअलिज्म होती है, एक यूटिलिटेरियनिज्म होती है। इंडिविजुअलिज्म का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ ने दिया है। नाम याद रखिएगा, इंडिविजुअलिज्म का जो कंसेप्ट है लिबरलिज्म के अंदर वो किसने दिया है, जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ ने दिया है। यूटिलिटेरियनिज्म का जो कंसेप्ट है किसने दिया है, बेंथम एंड मील ने दिया है, ठीक है, बेंथम एंड मील ने दिया है। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म क्या है आपका, रैशनल क्रिएचर है, इंडिविजुअल की डिग्निटी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जजमेंट शुड बी गिवन ऑन फुल रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें इंडिविजुअलिज्म के अंदर आती है। यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट नंबर, इंटरेस्ट ऑफ फ्यू मे बी सैक्रिफाइस। अब ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब ऐसे नहीं, स्टेटमेंट में शायद ये क्वेश्चन था आपका कि हम क्या कर सकते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर, कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है,
बहुत सारे लोगों के लिए एक लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पे सैक्रिफाइस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं आपके, उनके इंटरेस्ट के लिए हम एक लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको हम यहाँ पे सैक्रिफाइस करते हैं, मतलब मेजोरिटी को लेके चलते हैं यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर यहाँ पे। अब कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंजर्वेटिज्म इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस एज अ कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू व्हाट इज हिस्टोरिकली इनहेरिटेड इंस्टेड ऑफ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियल। यही आपका कीवर्ड है यहाँ पे कंजर्वेटिज्म का, कि हिस्टोरिकली क्या चीजें हैं जो इनहेरिटेड है, ठीक है, ना कि एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियल पे। कंजर्वेटिव्स आल्सो आर्ग्यूज दैट गवर्नमेंट इज अ सर्वेंट। कंजर्वेटिव ये चीज का तर्क देते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक सर्वेंट है, इन द सेंस दैट इट शुड सर्व द एग्जिस्टिंग वे ऑफ लाइफ एंड द पॉलिटिकल क्लास शुड नॉट अटेम्प्ट टू चेंज देम। कंजर्वेटिज्म सीक्स टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन। कंजर्वेटिज्म क्या चाहते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकल चीजें हैं, हमारा जो हिस्टोरिकल कल्चर है उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, and in a way wants to present what one has rather than to seek something that does not have, ठीक है। अब कौन कौन सी अप्रोचेस हैं उसको देखना है हमें। बिहेवियरिज्म की अप्रोच की बात करते हैं। बिहेवियरिज्म अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज रिफर्ड टू एज बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है वो अलग है, ठीक है, बिहेवियरिज्म अलग है, ठीक है, और ये अलग है, और ये जो बिहेवियरिज्म आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना वो अलग है, दोनों ही अलग है। आगे मैंने डिफरेंस डाला हुआ है। बिहेवियरिज्म का क्या है, जो बिहेवियरल है ये एक अप्रोच है जो हम लोग पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, इसी वजह से इसको बिहेवियरिज्म यहाँ पे बोला जाता है। Behaviorism is a movement in political science which insist on analyzing only observable behavior of political actors। मतलब behavioralism एक अप्रोच है जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है लोगों का, ठीक है, पॉलिटिकल जो बिहेवियर होता है उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको एनालिसिस करने के लिए इस अप्रोच का यहाँ पे यूज किया जाता है। बिहेवियरिज्म इज अ बिलीफ which insists that social theory can be and should be constructed only on the basis of observable behavior। जो behaviorism theory है इस चीज को मानती है, कोई भी सोशल थ्योरी को अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो वो किसके बेसिस पे हो सकता है, हम लोगों जो भी पॉलिटिकल चीजें हैं उसको एनालाइज करें, है ना, उसको ऑब्जर्व करें उसके बेसिस पे, बिकॉज ओनली सच बिहेवियर प्रोवाइड मेजरेबल और क्वांटिफिएबल डेटा फॉर द रिसर्च। बिकॉज यही ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें मेजरेबल और क्वांटिफिएबल डेटा दे सकते हैं रिसर्च के लिए। बिहेवियरिज्म इज एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। बिहेवियरिज्म में क्या होता है, हमारी जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होती है, चीजों को हम सही तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं क्योंकि हम एक्सपीरियंस करते हैं लोगों का, जो भी पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं पूरी तरीके से, ठीक है, तो इसी वजह से वहां पे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके बिहेवियरिज्म के। एमिनेंट स्कॉलर्स है लाइक डेविड ट्रूमैन, हेंस लाउ, सैमुअल जे एल्डरसन, मॉरिस, अब इन सबका नाम याद रखना, डेविड ईस्टर्न हैव गिवन देयर व्यूज ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरिज्म। डेविड जो ट्रूमैन है उन्होंने अपना दिया यहाँ पे व्यू कि पॉलिटिकल बिहेवियरिज्म एज अ साइंस ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर वेयर पॉलिटिकल बिहेवियर मीन्स ऑल दोज एक्शन एंड इंटरैक्शन ऑफ मैन ग्रुप विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गवर्निंग, ठीक है। लेकिन डेविड ने बोला कि डेविड ट्रूमैन ने बोला बिहेवियरिज्म के दो मेन फीचर्स होते हैं। पहला, रिसर्चर मस्ट बी सिस्टमैटिक एंड इट मस्ट बी प्लेस प्राइमरी एम्फेसिस अपॉन द एम्पिरिकल मेथड, ठीक है। अब जैसे हिंस है, एलॉन है, एलर्सन है, जोनोविट्ज हैं, स्पेसिफाई द फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलिटिकल बिहेवियर अप्रोच। अब ये ध्यान रखना ये इनके अकॉर्डिंग है, आपसे अगर पूछा जाए, अगर डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग पूछे तो ये वाला होगा, डेविड ट्रूमैन के अकॉर्डिंग पूछे, सॉरी डेविड ट्रूमैन ने मतलब जो 2 फीचर्स बोले थे और ये इन्होंने डिफाइन किया था, ठीक है, और इन लोगों के अकॉर्डिंग ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे। बिहेवियरिज्म स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एंड सोशल ग्रुप rather than event, structure, institution or ideologies as a unit of object, both theoretical and empirical analysis। मतलब इन्होंने बिहेवियरिज्म में स्पेसिफाई किया जो किसी पर्सन का जो बिहेवियर है, मतलब किसी पर्सन का बिहेवियर एक सोशल ग्रुप का, मतलब ऐसे समझो इनके अकॉर्डिंग बिहेवियरिज्म को इन्होंने डिफाइन किया पर्सन और सोशल ग्रुप का जो बिहेवियर होता है, ना कि किसी इवेंट का, ना ही किसी स्ट्रक्चर का या फिर इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। बिहेवियरिज्म फेवर्स इंटरडिसिप्लिनरी फोकस, इंटरडिसिप्लिनरी पे फोकस करता है। इट सीक्स टू प्लेस थ्योरी एंड रिसर्च इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉमन टू दैट ऑफ अ सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड कल्चर एंथ्रोपोलॉजी। बिहेवियरिज्म स्ट्रेस करता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ अ थ्योरी एंड रिसर्च पे। ये कैसा है, सेल्फ कॉन्शियसली है, थ्योरी ओरिएंटेड है, ठीक है। बिहेवियरिज्म ट्राइज टू डेवलप रिगरस डिजाइन
and apply precise method of analysis political behavior. It stands for scientific procedure of research. So these are the, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, बट मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट था ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो एक बार आप इसको रीड कर सकते हो, बट इस यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपका डेविड ईस्टन से आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है आपसे डेविड ईस्टन से, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें डेविड ईस्टन से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे। अब ये चीज पूछी हुई है आपसे डेविड ईस्टन की। डेविड ईस्टन ने 8 मेजर एजम्पशन दिए थे या फिर कैरेक्टरिस्टिक दिए थे बिहेवियरिज्म की, रेगुलेटरीज, वेरिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, वैल्यू, टेक्निक, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन। ध्यान रखना इसको नाम याद होना चाहिए आपको, 1 2 3 4 करके दे देते हैं, उसके बाद अरेंज करने के लिए बोलते हैं। रेगुलेटरीज, वेरिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, वैल्यू, टेक्निक, सिस्टमेटाइजेशन, प्योर साइंस एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब रेगुलेटरीज ये क्या है, रेगुलेटरीज देयर, अब ये वाला जो आप देख रहे हो ना, मैं एक मिनट बता दूं आप लोग को, यहाँ पे ये जो बिहेवियरिज्म है सबसे ज्यादा आपका डेविड ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं ये वाला पढ़ याद कर सकते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन डेविड वाला जो है डेविड ईस्टन का वो आपको यहाँ पे बताऊंगी, ये सॉरी ये तो डेविड ट्रूमैन का है, ये जो डेविड ईस्टन का है, ठीक है, ये डेविड ईस्टन वाला, डेविड ट्रूमैन का आपको याद रखना है और डेविड ईस्टन का ध्यान रखना है। यहाँ पे डेविड ईस्टन ने 8 तरीके की एजम्पशंस दिए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे। रेगुलेटरीज कहने का मतलब क्या है, दे आर डिस्कवरेबल यूनिफॉर्मिटीज इन पॉलिटिकल बिहेवियर, ये कैसे है, डिस्कवरेबल यूनिफॉर्मिटीज हैं हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर में, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरलाइजेशन और थ्योरी विद द, मतलब इसको हम, ये जो रेगुलेटरीज हैं उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं अपनी थ्योरीज के साथ, अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। वेरिफिकेशन, द वैलिडिटी, अब ये भी जो भी ये जनरलाइजेशन है, जो भी ये थ्योरीज है, उसको हमें क्या करना है, वैलिडेट करना है, ठीक है, इट मस्ट बी टेस्टेबल, ठीक है, उसको टेस्ट करना है। क्वांटिफिकेशन, प्रिसीजन, क्वांटिफिकेशन कहने का मतलब है प्रिसीजन इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा, जो भी हम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें प्रिसीजन होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग रिक्वायर्स मेजरमेंट एंड क्वांटिफिकेशन नॉट फॉर देयर ओन शेक, ठीक है, अपने खुद के लिए नहीं होना चाहिए जो भी आप स्टेटमेंट या फिर फाइंडिंग निकाल के दे रहे हो, बट ओनली वेयर पॉसिबल, रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल इन द लाइट ऑफ द, आपके मतलब क्वांटिफिकेशन कहने का मतलब क्या है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान में रख के आपको डेटा को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, प्रिसाइज करना है, मेजर करना है, क्वांटिफाई करना है, ये नहीं देखना है कि इससे आपका कितना फायदा निकल रहा है, उस चीज को नहीं ध्यान रखना, वरना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका। वैल्यू, एथिकल इवैल्यूएशन एंड एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन है। फॉर द शेक ऑफ क्लैरिटी शुड बी केप्ट एनालिटिकल डिस्टिंक्ट, ठीक है, जबकि जो स्टूडेंट है पॉलिटिकल बिहेवियर के इज नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम द एजर्टिंग प्रोपोजिशन ऑफ अदर काइंड सेपरेटली और इन अ कॉम्बिनेशन एज लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक मिस्टेक वन और अदर, ठीक है, तो ये वैल्यूज के अंदर है। टेक्निक कहने का मतलब है मीन्स फॉर एक्वायरिंग, मतलब जो भी टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो डेटा को एक्वायर करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। और फिर सिस्टमेटाइजेशन, रिसर्च, जो भी रिसर्च वगैरह आपने की है पॉलिटिकल बिहेवियर से रिलेटेड उसको सिस्टमेटाइज करना, थ्योरी और रिसर्च को एक साथ इंटरविंड करना, ठीक है, एंड पार्ट ऑफ अ कोहेरेंट एंड ऑर्डरली बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। बिहेवियरिज्म एंड बिहेवियरिज्म, ये जो बिहेवियरिज्म है ये साइकोलॉजी में आप लोग पढ़ते हो, यहाँ पे क्या है, आप जो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उनको एनालाइज करना, ठीक है, तो ये बिहेवियरिज्म के अंदर आता है। बिहेवियरिज्म इज नॉट बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो कंसेप्ट है एक साइकोलॉजी का, जो किसने दिया है, जेबी वॉटसन ने दिया है, ठीक है, लेकिन इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की बात करें, जब हम जो भी पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो वो बिहेवियरिज्म के अंदर आ जाता है। यहाँ पे जहाँ पे स्टिमुलस है, ऑर्गेनिज्म है और रिस्पॉन्स है, यहाँ पे SR है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, यहाँ पे SOR है, स्टिमुलस, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्स है, ठीक है। ये पैराडिगम होते हैं आपके। रैशनल थ्योरी, चॉइस थ्योरी, रैशनल अ थ्योरी दैट स्टेट दैट इंडिविजुअल यूज रैशनल कैलकुलेशन टू मेक रैशनल चॉइसेस एंड अचीव आउटकम दैट आर अलाइन विद देयर ओन पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मतलब ये एक कीवर्ड में है, आप एक लाइन में याद कर सकते हो। जो रैशनल चॉइस होती है वहां पे इंडिविजुअल जो होते हैं रैशनली कैलकुलेट करते हैं चीजों को, ठीक है, मतलब जैसे उनके पास 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, हर ऑप्शन को रैशनली कैलकुलेट करेंगे। रैशनली कैलकुलेट करने के बाद उनमें से, इन 5 में से एक ऐसा प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे,
जो उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे। तो ये होता है रैशनल चॉइस थ्योरी। ठीक है, समझ में आया कि एक इंडिविजुअल है, उसके पास 5 तरीके की चॉइसेस हैं, बट वो रैशनली इन पांचों चॉइस को कैलकुलेट करेगा। ठीक है, रैशनली इन पांचों चॉइस को कैलकुलेट करेगा, देखिएगा किसमें मेरा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे जो मेरा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है, उस वाले प्रोजेक्ट को वो चूज कर लेगा। ठीक है, उस वाले प्रोजेक्ट को वो चूज कर लेगा। The theory of rational choice suggests that individuals rely on rational calculation to achieve the outcome that are in line with their personal objective, जो उनके personal objective को fulfill करता हो। These decisions give people the greatest benefit और satisfaction। जब आपका जैसे कुछ आपकी चीज है कि आप ये चीज चाहते हो और आपने उस चीज को, वो चीज आपको अगर मिल जाती तो आपको क्या होता है, यहाँ पे बेनिफिट होता है, सेटिस्फेक्शन होता है, बस वही चीज है। Here the choice are for their highest self interest। यहाँ पे जो हम लोग चॉइस मेकिंग करते हैं, एक इंडिविजुअल जो चॉइस मेकिंग करता है वो किसके लिए करता है, खुद की संतुष्टि के लिए करता है, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, खुद के बेनिफिट के लिए करता है। मोस्ट मेन स्ट्रीम एकेडमिक एजम्पशंस एंड थ्योरीज आर बेस्ड ऑन इन दिस थ्योरी। बहुत सारी थ्योरी हैं जो इस चीज पे बेस्ड है। इट एज्यूम्स दैट all people tries to actively maximize the advantage in any situation and therefore consistently try to minimize their losses। ऐसा यह मानता है कि सभी लोग किसी भी स्थिति में लाभ को हर कोई पाना चाहता है ना, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर कोई क्या चाहता है, बेनिफिट ही तो चाहता है ना। मतलब अपने बेनिफिट्स को वो क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है, अपने लॉस को वो डिक्रीज करना चाहता है। ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर रैशनैलिटी इज अ ड्राइविंग फोर्स। ये क्या है, रैशनैलिटी क्या है, एक ड्राइविंग फोर्स है। व्हेन मेकिंग अ चॉइस हुज आउटकम विल बी मैक्सिमाइज द इंडिविजुअल प्लेयर। मतलब ये जो रैशनैलिटी है वो एक ड्राइविंग फोर्स है। जब भी हम किसी चीज को, अगर मान लो कोई कोर्स आप चूज करने जा रहे हो तो आप देखते हो ना, रैशनली कैलकुलेट करते हो ना कि इस वाले कोर्स को चूज करेंगे तो आगे चल के मुझे ये जॉब मिलेगी, इसमें इतना पैसा आएगा, है ना। तो वही चीज है जो हमारे बेनिफिट को मैक्सिमाइज करे। इट डिक्लेयर्स दैट ऑल कॉम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना आर ड्राइवन बाय इंडिविजुअल ह्यूमन एक्शन। ये बताता है कि सभी जटिल सामाजिक जो घटनाएं हैं व्यक्तिगत मानव कार्यों से ही प्रेरित होती हैं। राइट। The theory is used to model human decision making, yeah, especially in the context of microeconomics। Microeconomics जहाँ पे इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, मैक्रो जहाँ पे पूरा एक ग्रुप होता है। Here it helps economics to better understand the behavior of a society in terms of individual actions as explained through rationality। तो rational choice theory को हम लोग क्या बोलते हैं, choice theory of rational action theory। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमारी स्ट्रेंथ भी आती है, हमारी वीकनेस भी आती है। ठीक है, स्ट्रेंथ लाइज इन इट्स सिंप्लिसिटी। इट इज क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी दैट इज नॉट ओनली इजी टू अंडरस्टैंड बट अलाउ अस टू इवैल्यूएट एंड कंसीडर अदर डिसीजंस। इट्स वीकनेस, इसकी ये स्ट्रेंथ थी, अब इसकी कमी क्या है, इट्स वीकनेस इज दैट रियल लाइफ इज नॉट सिंपल। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है, ये बिल्कुल सिंपल है कि हमें पता है कि हमें ये वाला चूज करना है, इससे हमें ये बेनिफिट होगा। ठीक है, हम यहाँ पे एक डिसीजन मेक कर सकते हैं, बट क्या रियलिटी में ये चीज पॉसिबल है, रियलिटी में ये चीज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मान लो आज आपने बीटेक कर लिया है, बीटेक करने पे सोचा था आपने 5 लाख का कुछ ऐसा पैकेज वगैरह मिलेगा, बट वो नहीं मिल रहा है ना आपको। ठीक है, रियलिटी में वो चीज ऐसी नहीं है। ठीक है, thus the rational choice theory do not claim that the theory describe the choice process but rather it predict the outcome and pattern of the choices। ठीक है, सिस्टम अप्रोच में क्या होता है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, छोटे से मैं समझाती हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, ये कैसे हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है। ये कैसे हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है आपस में एक साथ मिल करके एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एक सिस्टम। उसे हम क्या बोलते हैं, एक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम अप्रोच इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स फॉर्मिंग वन सिस्टम, a unit whole which is composed of many fact, a set of element standing in a interaction। वही चीज जो मैंने बताया, आपस में जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं जब एक साथ वो इंटर रिलेटेड होकर के मिल करके किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं एक साथ मिलकर, और ये कैसे होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। एक कंपोनेंट में प्रॉब्लम हुई तो दूसरा भी इससे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा सिस्टम होता है यहाँ पे। दिस अप्रोच एज्यूम्स दैट द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफाइनेबल, रेगुलर, इंटरनली कंसिस्टेंट पैटर्न, ईच इंटरैक्टिंग विद अनदर। अब जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट है, जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट आपस में इंटरैक्ट करेंगे ना, ठीक है, जिससे हम एक होल पिक्चर को फॉर्म कर पाए, जिससे हम एक होल पिक्चर को फॉर्म कर पाए। इट इज दस द स्टडी ऑफ सेट ऑफ इंटरैक्शन अकरिंग विद इन
आपस में ही, अंदर बाहर नहीं, विद इन अंदर ही ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट अमंग द मार्क टॉलकोट पर्सन, डेविड ईस्टन, इन सब ने इसके बारे में बात की है, नाम याद रखना, टॉलकोट पर्सन, डेविड ईस्टन, गैब्रियल ऑलमंड एंड मॉर्टन, ठीक है। Theory of system analysis was part of the behaviorist movement in political science. David Easton has been the first to apply this theory. जो डेविड ईस्टन थे, ये पहले थे जिन्होंने इस थ्योरी को पॉलिटिकल एनालिसिस में अप्लाई किया था. This approach describes the relationship of political life and other aspect of the social life. The idea of system was initially, अब ये जो आइडिया था सिस्टम का, सिस्टम अप्रोच का, वो बोरो कहाँ से किया गया था? टैलकॉट पर्सन से, ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ से किया गया था? बोरो फ्रॉम बायोलॉजी बाय टैलकॉट पर्सन, ठीक है। Who first promoted the concept of social system, जिन्होंने पहला ये जो सोशल सिस्टम का कंसेप्ट था उसको प्रमोट किया था. उसके बाद लेटर ऑन डेविड ईस्टर फर्दर इसको डेवलप किया गया, इस पॉलिटिकल सिस्टम को. दिस अप्रोच सिग्निफाइड दैट पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ऑपरेट करती है एक सोशल इन्वायरमेंट के अंदर. कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट करती है यहाँ पे, ठीक है. जैसे ये देखो, आप देखो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है. ये क्या कर रही है? एक सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है, एक सोशल इन्वायरमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है. अब मान लो यहाँ पे कुछ डिमांड, जैसे कुछ लोग होते नहीं प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, मतलब अपनी डिमांड को मनवाना, मतलब अपने वेजेस को, मान लो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हमें अपना वेजेस को बढ़ाना है, तो ये इनकी क्या थी? डिमांड. ये क्या था? इनका इनपुट था, ठीक है. इस पॉलिटिकल, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, इसको इन्होंने इनपुट दिया कि हमारा ये डिमांड है, हमारा वेजेस बढ़ना चाहिए. अब और जो लोग थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया, ये लोगों ने उनको सपोर्ट किया. इस वाले एजेंडा को फुलफिल करने के लिए इन लोगों ने इसको क्या किया? सपोर्ट किया. उसके बाद इस गवर्नमेंट ने क्या किया? डिसीजन मेक किया, ठीक है. डिसीजन मेक किया और एक आउटपुट निकल के आता है, या तो ये मान लेगा या तो इसको रिजेक्ट कर देगा. डिपेंड करता है ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, इसको मान लेता है, ठीक है, इस डिमांड को, या फिर इसको रिजेक्ट कर देता है. तो जो भी मानेगा या फिर रिजेक्ट करेगा वो क्या होगा? हमारा आउटपुट हो गया. वो हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा. अगर उसने उस चीज को मान लिया, ठीक है, तब तो चलो यहाँ पे जो भी ये था, जो भी डिमांड था वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है. अगर बाई चांस उसने उस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो हम दोबारा से ये इनपुट जाएगा, फिर दोबारा से ये इनपुट जाएगा, फिर पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगा, फिर पॉलिटिकल सिस्टम डिसीजन मेक करेगा, फिर इसको क्या कर लेगा? ये सक्सेसफुल हो जाएगा, फिर ये सक्सेसफुल हो जाएगा. तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती है? एक इन्वायरमेंट के अंदर होती है. ये पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी है यहाँ पे, ठीक है. तो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो ऑपरेट करता है विद इन एन इन्वायरमेंट के बाहर ऑपरेट नहीं करता है. जो यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई, ये जो पिक्चर लगाई है ना, उसी का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है. द इन्वायरमेंट प्रोड्यूसेस डिमांड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. ये जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसी के अंदर हम डिमांड को इनपुट करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होती है सोसाइटी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारी सोसाइटी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इनपुट करते हैं. अब हो सकता है वो रिजर्वेशन से हो, स्कूलिंग से हो, या सोशल कंडीशन से हो, वुमेन से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, मैंने बताया ना, कोई भी हो सकता है डिमांड आपका, ठीक है. डिफरेंट डिमांड्स हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ सपोर्ट, ठीक है, जिससे जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं उनके लिए वो लेवल ऑफ सपोर्ट भी होता है. ईस्टन सेड दैट, डेविड ईस्टन ने बोला, वो डिमांड एंड सपोर्ट, ये जो डिमांड और सपोर्ट है वो क्या है? इनपुट्स हैं. वो क्या स्टैब्लिश करती हैं? इनपुट को स्टैब्लिश करती हैं. जो चीज मैंने यहाँ पे पिक्चर में आप लोग को ही बताया, ये क्या है? ये इनपुट को स्टैब्लिश करती हैं अकॉर्डिंग टू द डेविड ईस्टन. द पॉलिटिकल सिस्टम रिसीव, अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, वो क्या करती है? इन सारी डिमांड्स को रिसीव करती है, ठीक है, इन सारे इनपुट को रिसीव करती है. आफ्टर कंसिडरिंग द वेरियस फैक्टर द गवर्नमेंट डिसाइड टू टेक एन एक्शन, ठीक है. जब इसका ये इनपुट जाता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, तो गवर्नमेंट मीटिंग करती है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखती है, फैक्टर्स को उसको कंसिडर करती है. उसके बाद वो ये डिसाइड करती है, एक डिसीजन मेक करती है कि डिमांड को हमें एक्सेप्ट करना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है. थ्रू द कंजर्वेशन प्रोसेस द इनपुट आर कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट, ठीक है. ये जो इनपुट होता है वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द डिसीजन मेकर इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज डिसीजंस. द आउटपुट फ्लो बैक इनटू द इन्वायरमेंट. अब ये जो आउटपुट है, ठीक है, अब ये जो आउटपुट है आपका, वो दोबारा से इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है, वापस से. ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, फिर से वापस से जाता है फीडबैक मैकेनिज्म की तरह, गिविंग राइज टू फ्रेश डिमांड, ठीक है, जिससे हम एक फ्रेश डिमांड को लेकर आ सकते हैं. तो ये कैसा एक प्रोसेस है? रिकरिंग प्रोसेस है, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है जो कभी भी खत्म नहीं होता है, राइट. तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम का. बताओ समझ में आया? बस इतना ही था आपका, ठीक है. अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे वो स्लाइड नहीं है,
रुको, ये गैब्रियल ऑलमोंड, ठीक है, ये आपका जो 2023 का पेपर हुआ था ना, वहां पे इससे क्वेश्चन पूछा हुआ था गैब्रियल ऑलमोंड का। तो इसका मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में कुछ वीडियो या फिर टेलीग्राम पे, ठीक है, मैं इसका पीडीएफ नहीं, ये छोटा सा एक इमेज टाइप का है, ठीक है, तो मैं वहां पे भेज दूंगी और वॉइस नोट में समझा दूंगी आप लोग को, या तो फिर मैं एमसीक्यू में जब डालूंगी तब वहां पे क्वेश्चन डाल दूंगी, वहां पे आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। गैब्रियल ऑलमंड आपका पूछा हुआ है, बिल्कुल नया क्वेश्चन था आपका, 2023 में ही आया था आई थिंक, ठीक है। तो ये सारा आपका था यूनिट 2 का, ठीक है। तो हम लोगों ने कौन कौन सी यूनिट कर ली? यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, पूरी डिटेल में मैंने यहाँ पे कंटेंट कराया है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपके सिलेबस में गिवन हो मैंने नहीं कराया है। मैंने सारे पॉइंट को, ऐसा नहीं कि मैंने यूट्यूब पे मैं करा रही हूँ तो मैंने कोई पॉइंट को यहाँ पे मिस किया हो, अपने एंड से तो मैंने कोशिश की है कि आपके साथ मैं सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। और जो पीडीएफ रिक्वायर्ड है, लाइक यूनिट 1 में आपका यूनिट 1 का जो डी सेक्शन है, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रखा है। यूनिट 2 में जो आपके कमीशंस हैं उसका भी मैंने पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की है कि जितना बेहतर तरीके से मैं चीज़ों को आप लोग के साथ डिस्कस कर पाऊँ, चीज़ों को, जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर की जा सकती है वो प्रोवाइड करूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने एंड से भी चीज़ों को बेहतर तरीके से करोगे, नोट्स वगैरह बना रहे होगे, जो मैंने एक्टिविटी दी है आप लोगों को उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन एक्टिविटी को आप लोग कवर करो, ठीक है। उसके बाद हम इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, आज या कल में आप लोग को एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे ग्रुप पे, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है मंडे या ट्यूसडे में मैं एमसीक्यूज डालना स्टार्ट करूंगी आपके वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे, ठीक है। एंड कोई किसी को क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के पूछ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है। एंड वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए। एंड आपका जो पेपर 1 का क्लास है थोड़ा सा डिले हो रहा है, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही हूँ क्योंकि पेपर 2 में इतना ज़्यादा कंटेंट है ना, तो इस वजह से डिले हो रहा है, एक देखते हैं, मैं 1-2 दिन में कोशिश करूँगी। जो कम्युनिकेशन का हम लोग को स्टार्ट करना था, काफ़ी सारी क्वेश्चंस हैं 2023 के, वो मैंने प्रिपेयर किए हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो मैं कोशिश करती हूँ 1-2 दिन में उसके साथ आपके साथ डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और उसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को टेलीग्राम पे दे दूंगी, ठीक है। एंड वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया वो ज्वाइन करेगा। सो थैंक यू एवरीवन।